नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज़ है डेली लूसेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। आज के वीडियो में भी मैंने 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है, केवल सेलेक्टिव क्वेश्चंस को लिया है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे अतिरिक्त तथ्यों के साथ, ताकि आपको इन 20 क्वेश्चन से भी ज़्यादा प्रश्नों का यहाँ पर लाभ हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके 20 में से कितने मार्क्स यहाँ पे आए हैं। जो इस सेट की मैंने कट ऑफ रखी है वो है 17 मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम के बीच का जो संवाद है वो हमें कौन से उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, कठोर उपनिषद के अंदर। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है तो पूछी जाती है कई बार। 108 हमारे पास कुल उपनिषद हैं, और इनमें जो एक इंपॉर्टेंट है छांदोग्य उपनिषद। तो पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस उपनिषद के अंदर कृष्ण का पहली बार उल्लेख किया गया है। पूछा जाता है श्री कृष्ण का पहली बार उल्लेख कौन से उपनिषद में है? तो छांदोग्य उपनिषद में है। दूसरा प्रश्न है, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो पहली जैन सभा आयोजित की गई थी यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसका आयोजन 300 ईसा पूर्व में हुआ था। 300 BC में इसका आयोजन किया गया पाटलिपुत्र के अंदर। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, जैन सभा पूछ रहा है, बौद्ध सभा नहीं। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और जो दूसरी बौद्ध संगीति होती है वो 512 ईस्वी में होती है। ठीक है, 512 ईस्वी में वो बल्लवी में होती है, और जिसके अध्यक्ष होते हैं क्षमा श्रवण, उसके अध्यक्ष होते हैं। तो दो ही बौद्ध जैन संगीति होती है, दोनों जैन संगीति आपको याद रखनी है। अगला है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर जो है वह डल झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, उसके ऊपर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? डल झील पर है। अगर पूछेगा कहाँ है तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। अगर हम बात करें तैरता हुआ जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो वह है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकतक झील के ऊपर स्थित है, और यह झील मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? यह प्रश्न बहुत से एग्जाम में आ चुका है। अभी हाल ही में 2019 में भी यह प्रश्न आया, 2020 में भी एसएससी ने इस प्रश्न को पूछा था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न, और उत्तराखंड भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। ठीक है, हाईकोर्ट के एग्जाम के अंदर। तो हम्बनटोटा जो बंदरगाह है यह श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, हम्बनटोटा बंदरगाह पूछेगा या हम्बनटोटा क्रिकेट स्टेडियम पूछेगा, सभी कहाँ हैं? ये श्रीलंका में है। अगला है, किस यूरोपीय देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो लघु यूरोप यानी कि छोटा यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, फ्रांस। फ्रांस को जलवायु की दृष्टि के कारण इसे छोटा यूरोप या लघु यूरोप कहा जाता है। ठीक है, जलवायु की दृष्टि से फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। इसके अलावा फ्रांस को किसानों का देश भी कहते हैं, समुद्रों की रानी भी फ्रांस को कहा जाता है। तो ये सारे नाम किसके हैं? फ्रांस के हैं। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि यूरोप का भारत किसको कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? अगला है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो 8 डिग्री चैनल इनमें से किस किस के मध्य में है या इनमें से किसको अलग करता है? तो जो ये हमारा 8 डिग्री चैनल है यह लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। देखिए, लक्षद्वीप के अंदर, लक्षद्वीप जो है वो अलग अलग द्वीपों से मिलकर बना है। कुल मिला के इसके अंदर द्वीप कितने हैं पूछा जाता है कई बार। तो लक्षद्वीप जो है यह 36 द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, कितने द्वीप हैं? 36। अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो पर्टिकुलर जो द्वीप है वो है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप में ही आता है, लक्षद्वीप के ही अंडर में एक द्वीप है। तो पर्टिकुलर मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य में स्थित है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पर्टिकुलर पूछेगा तो मिनिकॉय, मोटा मोटा पूछेगा तो लक्षद्वीप, और ज्यादा मोटा मोटा पूछेगा सीधा ये पूछेगा भारत और मालदीव को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो भारत और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। अगर हम बात करें, एक चैनल है 9 डिग्री चैनल, तो ये किस किस को अलग करता है? तो यह मिनिकॉय को, जो अभी हमने बात करी, मिनिकॉय और लक्षद्वीप की जो राजधानी है कावारती, तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारती और मिनिकॉय, इनको अलग करता है 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल जो है वह अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो तीनों आपको याद करने हैं।
अगला है चेरापूंजी कहाँ स्थित है। चेरापूंजी ये मेघालय में है और यहाँ कौन सी जगह पर है, तो यह खासी पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, खासी पहाड़ियाँ वहाँ का एक जिला है, पूर्वी खासी हिल्स इसको कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग हैं, पूर्वी हिल्स है, पूर्वी खासी हिल्स है, पश्चिमी खासी हिल्स हैं, अलग अलग जिले हैं। तो यहाँ पर पूर्वी पश्चिमी तो पूछा नहीं गया था, केवल खासी पहाड़ियाँ हैं, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। मेघालय का ये एक जिला है, वहाँ पर स्थित है चेरापूंजी। ठीक है, पहले यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती थी पूरे विश्व में। अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो बारिश वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, वो है मासिन राम। मासिन राम भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, अगला है शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिलता है। तो शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का जो विवरण मिलता है वो हमें महाभाष्य से मिलता है। महाभाष्य पतंजलि का ग्रंथ है, पतंजलि ने इसको लिखा है। पतंजलि किसके पुरोहित थे, तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, जिनकी मदद से पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। तो पतंजलि के महाभाष्य से हमें यह जानकारी मिलती है। अगला है बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है। तो बुल एंड बियर ये जो शब्द हैं ये जुड़े हुए हैं स्टॉक मार्केट से। ठीक है, पूछा जाता है किसके शब्द हैं, स्टॉक मार्केट के ये शब्द हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो ऐसी ईंट मिली है जिसके ऊपर ऐसे निशान दिखाई दिए हैं जहां पे ऐसा लग रहा है कि बिल्ली का पीछा एक कुत्ता कर रहा है। तो ये हमें मिले हैं चन्हूदड़ो से। ठीक है, चन्हूदड़ो ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये स्थित है। और अगर पूछेगा कौन सी नदी के तट पर है, तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चन्हूदड़ो और मोहनजोदड़ो दोनों के दोनों सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक, चलिए अगला है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना किसने करी थी, राइट आंसर है ऑप्शन डी धर्मपाल। अगर हम बात करें, देखिए पाल शासकों की स्थापना, पाल वंश की स्थापना करी थी गोपाल ने। पाल वंश का सबसे महान राजा था धर्मपाल और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना करी थी। पाल जो शासक थे किस धर्म को मानते थे, तो पाल शासक बौद्ध धर्म को मानते थे, ये भी पूछा जाता है। अगला है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उस समय चाणक्य के ये समकालीन है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और चाणक्य भी वहां पे रहता था। तो चाणक्य ने भारतीय समाज को उस समय जो था 4 वर्गों में बांटा था। कौन कौन से वर्ग थे, वही थे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। ठीक है, ये 4 वर्ग थे वहां पर। लेकिन मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 4 नहीं 7 वर्गों में बांटा था। तो ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है चाणक्य ने कितने वर्गों में बांटा, 4 वर्गों में। अगर पूछेगा मेगास्थनीज ने कितने वर्गों में बांटा, तो 7 वर्गों में यहाँ पर मेगास्थनीज ने बांटा था। कौन कौन से वर्ग थे, तो देखिए दार्शनिक, किसान, अहीर करके कुछ था, और इसके अलावा कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। तो मेगास्थनीज ने कार्यों के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया, जबकि चाणक्य ने जाति के आधार पर किया था। ठीक है, कौन कौन सी वो 4 जातियां थी, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन चारों को बांटा था। तो आपको ध्यान रखना है बस इतना कि किसने कितने वर्गों में बांटा। अगला है निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला अंग्रेज कौन था, चार्ल्स विल्किंसन जो था, ये पहला अंग्रेज था। कहीं पर इसे विलियम विल्किंस भी कहा गया है, एक ही चीज़ है। ठीक है, चार्ल्स वाला ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। किसके टाइम पर इसने बदला था, तो वॉरेन हेस्टिंग जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, उसके शासनकाल में इसने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलिए अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके दरबार में रहते थे। एक प्रश्न तो आपका यही तैयार हो गया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, गीत गोविंद की रचना किसने करी है। तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो हैं जयदेव, और ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। देखिए बंगाल के ऊपर पाल वंश की स्थापना होती है। एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि पाल वंश के बाद बंगाल पे किस वंश की स्थापना हुई, तो सेन वंश की स्थापना होती है। ठीक है, इसी सेन वंश की स्थापना होती है बंगाल में पाल वंश के बाद। कौन होता है संस्थापक, तो होता है सामंत सेन। सामंत सेन के द्वारा बंगाल पे सेन वंश की स्थापना की जाती है, और अंतिम शासक है लक्ष्मण सेन। सेन वंश का अंतिम शासक कौन है, लक्ष्मण सेन है। इसी को बंगाल का अंतिम हिंदू शासक भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बंगाल का आखिरी हिंदू शासक किसको कहा जाता है, लक्ष्मण सेन को। इसी के दरबार में जयदेव रहते थे जिन्होंने गीत गोविंद की रचना करी थी। सेन वंश से एक प्रश्न और बनता है कि किस वंश के द्वारा हिंदी में अभिलेख सबसे पहले उत्कीर्ण करवाए गए थे, तो सेन वंश के द्वारा ही करवाए गए थे। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। तो विरोधों का मिश्रण बताया गया है मोहम्मद बिन तुगलक को, ऑप्शन सी।
किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को, ठीक है, जैनुल आबदीन इसका नाम होगा, ठीक है, ये मात्रा शायद गलत लगा, ये आबदीन होगा ये, ठीक है, आबदीन। तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसी ने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद भी कराया था। तो प्रश्न बन सकता है, कश्मीर के किस राजा ने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया? जैनुल आबदीन ने, ठीक है। अगला है, कृष्ण ने आमुक्तमाल्यात की रचना किस भाषा में करी थी? कृष्णदेव राय ने 2 रचनाएं लिखी थी, 2 रचनाओं की इन्होंने रचना करी थी। दोनों से प्रश्न बनते हैं। पहली रचना है आमुक्तमाल्यात, दूसरी रचना है जामवंती कल्याणम। जो जामवंती कल्याणम थी वो इन्होंने संस्कृत में लिखी है और आमुक्तमाल्यात जो है ये इन्होंने तेलुगु में लिखी है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। तो आपको दोनों रचनाएं याद रखनी है। कई बार सीधा पूछ लेता है इनमें से कौन सी रचना कृष्णदेव राय की नहीं है, तो आपको 2 रचनाएं याद रखनी है, आमुक्तमाल्यात और दूसरी रचना है जामवंती कल्याणम, जो कि संस्कृत में लिखी गई है और ये वाली तेलुगु में लिखी गई है। अगला है, बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ था? आपको पता है जब बहमनी राज्य स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना होती है 1347 में। हसन गंगू अलाउद्दीन हसन के नाम से गद्दी पर बैठता है और इसने जब इसका राज्य टूटा, बहमनी साम्राज्य टूटा, तो यहाँ से 5 साम्राज्य जो थे वो अलग अलग बने। तो सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीजापुर। बीजापुर बहमनी से 1489 में स्वतंत्र हो गया था। किसके द्वारा? यूसुफ आदिल शाह के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा स्वतंत्र हुआ? या यूसुफ आदिल शाह ने इसे स्वतंत्र कराया, यहाँ का शासक बना। बाद में इसी यूसुफ आदिल शाह से अलबुकर्क ने गोवा को छीना था। तो प्रश्न बनता है किससे छीना था? तो इसी आदिल शाह से, जो ये यूसुफ आदिल शाह था, इसी से छीना था। 1489 में बीजापुर अलग हुआ, उसके बाद 1490 में अहमदनगर अलग हुआ, ठीक है। उसके बाद बरार अलग हुआ 1490 में ही, उसके बाद गोलकुंडा अलग हुआ, ये 1512 में हुआ, और अंत में बीदर एक राज्य था जो 1526 में इससे अलग हुआ, ठीक है, बहमनी राज्य से। अगला है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? देखिए यह प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है, आपको 2 आंसर इसके याद करने हैं। ढंग से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप आराम से आंसर कर जाएंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने शेर दिखाई देते हैं, तो आंसर होगा 3। अगर पूछेगा कितने शेर होते हैं तो आंसर होगा 4, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को सही से पढ़ना। भारतीय का जो प्रतीक चिन्ह है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है और उसमें 4 शेर एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं, एक दूसरे से पीठ टच करके बैठे हुए हैं, वो 4 शेर हैं। लेकिन उनको आप किसी भी डायरेक्शन से देखो वो हमेशा आपको 3 शेर ही दिखाई देंगे। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसमें भी 3 ही शेर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? 3। लेकिन अगर पूछा जाता, यहाँ पर लिखा होता कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर होते हैं, तो होते हैं 4। अंतिम प्रश्न है, रोबर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो रोबर्स कप जो है यह फुटबॉल से संबंधित एक खेल है और यह बहुत बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो रोबर्स कप हो गया, एक इंडिया की भी ट्रॉफी है, सैफ करके कुछ ऐसा है, सैफ फुटबॉल है, वो भी फुटबॉल से ही संबंधित है। शेफ कप वो है फुटबॉल से संबंधित है। तो ये ट्रॉफियां जो है यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लूसेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का हमारा पार्ट नंबर 11। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। टोटल अभी तक हम 220 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं और अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखेंगे साथ में तो मेरे ख्याल से हम 300 के ऊपर क्वेश्चनों को यहाँ पे अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज है उसे भी ज़रूर लाइक करें आप, और साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।